गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो वेलकम इन आवर चैनल। और आज हम स्टार्ट करने वाले थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जो 11th का एक चैप्टर है। चलो जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी किए। और पहले हम जानते हैं कि इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या होता है। और इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन पहले पढ़ते हैं। तो इंटरनल एनर्जी किसी भी बॉडी की कॉम्बिनेशन होती है उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की, जो उसके मॉलिक्यूल पोजेस कर रहे हैं। मतलब कि अगर हम किसी बॉडी की इंटरनल एनर्जी की बात कर रहे हैं तो हम उसके मॉलिक्यूल, जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसके मॉलिक्यूल्स जो के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है और उसके मॉलिक्यूल्स के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है, उन दोनों का जब हम कॉम्बिनेशन करेंगे, उन दोनों का मिक्स करके जो रिजल्टेंट देंगे वही होती है उसकी इंटरनल एनर्जी। मतलब कि क्या होती है वो सम होती है। ठीक है, उन दोनों का सम होती है। तो जैसे कि एग्जांपल भी ले लेते हैं कि ये एक मान लेते हैं बॉडी है, ये ब्लू कलर से जो अभी किया मैंने। और इसमें जो मॉलिक्यूल्स है, ये रहते हैं एक दो तीन चार, ये इतने सारे मॉलिक्यूल्स है, इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे किसी भी उसके अंदर कंटेनर, ये कोई भी सब्सटेंस हो, मैटर हो। ठीक है, तो पहले ये देखते हैं। देखो इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं। अब कोई भी एक मॉलिक्यूल्स को पकड़ते हैं, क्योंकि सारे मॉलिक्यूल्स तो आइडेंटिकल ही है। तो अगर एक का करें और जितने मॉलिक्यूल्स हो उतने का मल्टीप्लाई कर दे, तो वही उसकी इंटरनल एनर्जी हो जाएगी। तो देखो 18th मॉलिक्यूल को मैंने जैसे पकड़ लिया। अब देखो इसका जो मैंने देखा कि जो काइनेटिक एनर्जी थी, मैंने कैसे देखा, एक्सपेरिमेंट करके, बहुत ऑब्जर्वेशन करके। तो मुझे ये पता चला कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी है। मान लेते हैं कि एक्स, एक्स मान लेते हैं। ठीक, काइनेटिक एनर्जी एक्स मान लेते हैं। अब इसी की अगर मैं देखूं, कौन सी एनर्जी देखूं, अब पोटेंशियल एनर्जी देखूंगा। ठीक है, अब अगर मैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी देखूं, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी को मैं मान लेता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी को मान लेता हूँ वाई। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी को मान लिया वाई। अब इसकी जो टोटल एनर्जी को मैं बोलूंगा, जो मैं इसकी टोटल एनर्जी बोलूंगा, मैं यहाँ लिखता हूँ टोटल एनर्जी। जो इसकी टोटल एनर्जी होगी वो क्या होगी, कोई पहले से ही गेस कर सकता है क्या? ऑफ कोर्स सबका सही है, एक्स प्लस वाई। ये क्या होगी इसकी, और यही टोटल एनर्जी क्या है? यही जो तुम टोटल एनर्जी की बात कर रहे हो, यही टोटल एनर्जी क्या है? यही तो है अपनी कौन सी एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। ठीक, इंटरनल एनर्जी, तो यही है इसकी इंटरनल एनर्जी। तो आई होप समझ आ गया होगा तुम लोगों को। अब इसकी इंटरनल एनर्जी एक बार मैं लिख देता हूँ, इंटरनल एनर्जी। ठीक है, कोई कंफ्यूज ना हो इससे। ये इंटरनल एनर्जी है जो ऊपर मैंने टोटल एनर्जी लिखा। अब देखो ये जरूरी नहीं कि जो एक्स प्लस वाई मैंने यहाँ पे दिए हैं, ये जो एक्स प्लस वाई मैंने दिए ये हमेशा ऐड ही हो। कभी कभी पोटेंशियल एनर्जी या फिर काइनेटिक एनर्जी निगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है ना, ये कभी कभी निगेटिव हो सकते हैं, तो इससे हमको कोई घबराने की बात नहीं, कभी कभी माइनस भी होते हैं। ठीक है, तो जो इंटरनल एनर्जी है वो इन्हीं का कॉम्बिनेशन, इसीलिए मैंने बोला सम नहीं बोला, मैंने बोला कॉम्बिनेशन किसी भी मॉलिक्यूल्स में। ठीक, अब देखते हैं ब्राउनियन मोशन क्या होता है। बहुत ही आसान है। मान लेते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन है, 25 इलेक्ट्रॉन मान लिया, इलेक्ट्रॉन को एक नंबर दे दे 25। अब ये ब्राउनियन मोशन क्या होता है, तो ये देखो ये होता है ब्राउनियन मोशन। ऐसे इलेक्ट्रॉन कैसे भी मूव करे, ऐसे 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 मूव किया, और वो आया कहाँ पे, वापिस इसी पोजीशन पे आ गया, 25th पोजीशन पे, जहां पे अब मैं फिर मार्कर देता हूँ 26 से। वापिस 25th से 26th पोजीशन पे आया, और जो 25th और 26th पोजीशन है वो भी क्या है, सेम ही है। ठीक है, तो मतलब कि घूम फिर के इलेक्ट्रॉन घूम फिर के वापिस जब अपनी ही जगह पे आ जाता है, तो वो क्या करता है, ब्राउनियन मोशन करता है। ये तो इलेक्ट्रॉन की बात। ठीक है, आई होप ब्राउनियन मोशन तो क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं, वन सेकेंड। हाँ, अब देखते हैं कि as the temperature is higher, smoke particles are more agitated due to increase in the internal energy of the substance and energy is released। मतलब कि ये इंटरनल एनर्जी का क्या है, एक एग्जांपल है। ठीक है, तो जब ब्राउनियन मोशन होता है, अभी ब्राउनियन मोशन तो मैंने समझा दिया कि जो स्मोक पार्टिकल होते हैं, स्मोक स्मोक मतलब क्या, धुआं। ठीक है, तो जब ये क्या करते हैं, ये ब्राउनियन, इसके पार्टिकल जो होते हैं वो ब्राउनियन मोशन ही करते हैं, स्लो क्या बोलते हैं, स्मोक के। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि जैसे टेम्परेचर तुम बढ़ाते जाओगे, इनकी क्या होती है, इंटरनल एनर्जी बढ़ती जाती है।
और वो क्या होता है, एनर्जी भी रिलीज होती जाती है। ठीक है, ये था थोड़ा सा फील इसका। अब इसीलिए जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगी, किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या बढ़ने लगेगी, उसकी इंटरनल एनर्जी। तो अब हम एक रिलेशन हम लोगों ने डेवलप किया कि जो इंटरनल एनर्जी है, जो इंटरनल एनर्जी है वो किसके प्रोपोर्शनल है, जो इंटरनल एनर्जी है इस प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल है, किसके प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर की। ठीक है, टेम्परेचर की क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो ये बात नोट करने वाली है, तुमको नोट कर लेनी चाहिए। जो जैसे जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे इंटरनल एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब देखते हैं हीट कैपेसिटी क्या होता है। बहुत लोगों को ये बहुत खतरनाक शब्द लगता है। पहले हीट कैपेसिटी को पूरा फील लेते हैं कि हीट कैपेसिटी कोई बड़ी चीज नहीं है। कि जैसे ही तुमने किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे कि ऑब्जेक्ट तुम्हें दिख रहा है ग्रीन कलर का एक क्यूब, तो जैसे ही तुमने इसको क्या दिया, एनर्जी दी, मान लेते हैं क्यू एनर्जी दी, जैसे तुमने इसको क्यू जूल एनर्जी दी, वैसे ही जो इसका टेम्परेचर था वो डेल्टा क्यू टाइम्स चेंज हो गया, डेल्टा क्यू टाइम्स चेंज हो गया। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? शायद तुम्हें टर्म्स थोड़ी दिक्कत कर रहे हैं, चलो क्यों नहीं लेते हैं, मान लेते हैं कि मैंने इसको 30 जूल एनर्जी दी। कितनी एनर्जी दी, 30 जूल। मैंने इसको दी 30 जूल एनर्जी, 30 जे। और इसके बाद इसका पहले टेम्परेचर था, इसके बाद इसका पहले टेम्परेचर था 20 डिग्री सेल्सियस, 20 सेल्सियस था। अब उसके बाद जैसे ही मैंने इसको 30 जूल एनर्जी दी, वो इसका जो टेम्परेचर वो बढ़ के कितना हो गया, टेम्परेचर बढ़ के कितना हो गया, कितना भी मान लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि 30 जूल एनर्जी देने के बाद इसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ के हो गया अपना 30 डिग्री सेल्सियस। तो अब इसका चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा, चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा, तो जो इसका चेंज इन टेम्परेचर होगा जिसे हम लोग डेल्टा टी या डेल्टा डिग्री सेल्सियस जो ऊपर लिखा है, ठीक है, तो मान लेते हैं कि इसका जो चेंज इन टेम्परेचर है, चेंज इन टी, एक मिनट, स्पेलिंग्स बीच बीच में रॉन्ग हो जाती है, उसको इग्नोर करना, ठीक है, मैं इसको अभी सुधार देता हूँ। तो चेंज इन टी कितना हो गया, 10 डिग्री सेल्सियस। 10 डिग्री कैसे, 30 - 20 विच इज इक्वल्स टू 10 डिग्री सेल्सियस। तो यही है कि तुमने 30 डिग्री एनर्जी दी, शायद दिख नहीं रहा है 30 डिग्री, वो रेड पे ही ओवरलैप कर गया है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ लिख देता हूँ फिर से। हम लोगों ने इसको कितने एनर्जी दी थी, 30 डिग्री दी थी। 30 जूल एनर्जी देने पे जो इसका टेम्परेचर चेंज हुआ, यानी 10 डिग्री सेल्सियस, वही इसकी क्या होगी, हीट कैपेसिटी। इसका अब और फील लेंगे। पहले हम लोगों ने थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल देखा, अब देखो आगे देखते हैं पहले, फिर आगे की बात करते हैं पहले। जैसे कि जैसे कि अब इसको थोड़ा सा रिटर्न में देखेंगे इन, जैसे कि अब फिगर में हम लोगों ने देखा जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, देखो मैंने एनर्जी को दिया, एक एनर्जी को दिया, वो टेम्परेचर में चेंज हो रही, मतलब हीट के फॉर्म में चेंज हो रही, ट्रांसफर हो रही है ना। एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफर, तो वही ट्रांसफर हो रही है एनर्जी, हम लोगों ने क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर कर दिया एनर्जी, जिसको हम लोगों ने बोल दिया क्यू। और उसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो डेल्टा यू से राइज हो गया। हाँ, मैं शायद तुम्हें पता हो पर फिर भी बता देता हूँ कि जो इंटरनल एनर्जी है हम उसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इंटरनल एनर्जी को हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी को डेल्टा यू से रिप्रेजेंट करते हैं। जहां पे भी डेल्टा शब्द आए ना, उसका मतलब है चेंज इन। ठीक है, ये डेल्टा मतलब ये जो ट्रायंगल तुम्हें दिख रहा है, ये डेल्टा का साइन। तो जैसे यहाँ पे भी डेल्टा का आए, मतलब चेंज इन हो रहा है वहां पे, फिर जिसका सिंबल हो, जैसे कि यहाँ पे यू है तो इसका मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, या फिर चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो एंड द टेम्परेचर टू राइज बाय डेल्टा क्यू, और इसका जो टेम्परेचर राइज हुआ वो डेल्टा थीटा हुआ। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब आगे अगर देखें, कि जो हीट कैपेसिटी होगी इस बॉडी की वो कितनी होगी, ऑफ अ थर्मल एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी बाय 1 केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस। एक मिनट, अब सम करते हैं। किसी भी बॉडी को
फॉर्मूला पहले देख लेते हैं। जैसे कि C इज इक्वल टू, सी क्या है हमारा, हीट कैपेसिटी है, और Q क्या है, हम लोगों ने जितनी एनर्जी दी, और डेल्टा थीटा क्या है, इसमें जो थीटा का साइन दिख रहा है तुम्हें, ये क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। तो हीट कैपेसिटी का मैं तुम्हें फील दिलाता हूँ। देखो, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि कोई दो व्यक्ति हैं, ये व्यक्ति है हमारा वन, ये हमारा वन, इसके पाँव बना लेते हैं, और ये है हमारा टू, ये दो व्यक्ति हैं, ठीक है। अब देखो, इस व्यक्ति को बुरा भला बोला गया, इस व्यक्ति को भी बुरा भला बोला गया, लेकिन गुस्साया पहले कौन, सबसे ज्यादा गुस्सा किसको पहले आया, कौन ज्यादा जल्दी बुरा मान गया, ये। तो इसका मतलब कि ये जो व्यक्ति है ये ज्यादा सेंसिटिव है, ये व्यक्ति ज्यादा सेंसिटिव है, जल्दी गुस्सा आ जाता है। और ये व्यक्ति, इसको बहुत बुरा भला बोलने पर, इसको जब हम लोगों ने 1 घंटे तक 2 घंटे तक बुरा भला बोला, तब जाके इसकी हद टूटी, इसकी सहन शक्ति कम थी, इसकी इसकी सहन शक्ति कम थी, बट इसकी सहन शक्ति ज्यादा थी। ठीक, तो ये 1 घंटे बाद इसने गुस्सा किया, दोनों गुस्सा किया, गुस्सा दोनों ने किया, लेकिन इसने पहले किया, पहले व्यक्ति ने पहले किया, और इसने बाद में किया। गुस्सा दोनों हुए, लेकिन जल्दी कौन हुआ, वन, और बाद में कौन हुआ, टू। तो देखो, ये मैं क्यों बता रहा हूं तुम्हें, कि सेम टू सेम केस यहाँ पे भी है। हीट कैपेसिटी जब हम निकालते हैं तो हम ये देखते हैं कि कोई दो ऑब्जेक्ट है, अब वो गर्म कितनी जल्दी हो रहे हैं। कुछ कोई कोई ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनको हम थोड़ी सी एनर्जी देते हैं और वो बहुत गर्म हो जाते हैं, और कोई कोई ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनको बहुत देर तक एनर्जी देते रहो देते रहो देते रहो, बहुत ज्यादा एनर्जी देते रहो देते रहो, तब जाके उनकी टेम्परेचर में कुछ चेंज आता है। ठीक है, आई थिंक अब फील आया होगा। जैसे कि मैं तुम्हें एक एक्सपेरिमेंट बोलता हूँ कि कभी घर जाना, और चम्मच, जैसे कि स्क्वायर का मैं ले रहा हूँ, तुम्हें होता स्क्वायर नहीं है तो सबको पता है। इसमें क्या करना, पहले ये चम्मच है, ऐसे पकड़े रहना बड़ी अच्छे से। अब इसमें तुम क्या करो, नमक क्रिस्टल्स डालो, मतलब नमक ही डालो, ये सारे क्रिस्टल्स है, 3 4 5 6। अब इसको फिर तुम क्या करो, गरम कर दो, इसको गरम कर दो, और तब तक वेट करो जब तक ये नमक गल नहीं जाता पूरी तरह से, मतलब गर्म नहीं हो जाता, जल नहीं जाता। और मैं गारंटी देता हूँ कि तुम्हारा चम्मच जल जाएगा, लेकिन नमक नहीं जलने वाला। चम्मच पिघल जाएगा, लेकिन नमक को कुछ नहीं होगा हीट करने पे, इधर कोई चेंज नहीं आया, भले तुम्हारा चम्मच ना रहे, पर नमक रहेगा, क्योंकि इसको बहुत ही ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी जो तुम्हारे पास नहीं होगी। घर में ऐसी इतनी एनर्जी देने के लिए हमारे पास कोई रिसोर्स नहीं है कि हम नमक को भी पिघला सके। ठीक है, तो आई होप तुम्हें, तो मतलब कि नमक की हीट कैपेसिटी कितनी ज्यादा है, उसका टेम्परेचर चेंज करने के लिए हमको बहुत ही ज्यादा क्यू लगाना पड़ेगा, मतलब बहुत ही ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो आई होप तुम्हें हीट कैपेसिटी समझ आया हो। तो इसका अगर हम लोग टेक्निकल भाषा में देखें, तो किसी भी ऑब्जेक्ट की एनर्जी को बढ़ाना, अमाउंट ऑफ एनर्जी को बढ़ाना, या फिर अमाउंट ऑफ टेम्परेचर को बढ़ाना विथ सम एनर्जी देने के बाद, कुछ एनर्जी दो और उसकी कितनी एनर्जी बढ़ती है, वही क्या होती है, उसकी हीट कैपेसिटी। उस ऑब्जेक्ट की कैपेसिटी कितनी है, मतलब। ठीक है, अब जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं ऐसे, इनमें क्वेश्चंस आएंगे कि एक सिंपल एक्सपेरिमेंट था जिसमें 100 ग्राम ऑफ वाटर को 12,600 जूल हीट देना पड़ा, जो तब जाके जो उसका टेम्परेचर था वो 30 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस आया। तो अब इसकी हीट कैपेसिटी बताओ, 100 ग्राम वाटर की। ठीक है, समझ आया क्या, यही है हीट कैपेसिटी। कि देखो, 100 ग्राम का पानी लिया हम लोगों ने, 100 ग्राम पानी लिया, उसको हम लोगों ने 12,600 मतलब 12,600 जूल हीट दिया, तब जाके जो उसका जो टेम्परेचर बढ़ा 30 से 60 हुआ, 30 डिग्री से 60 बढ़ा। तो मतलब पहले देखे कि चेंज इन टेम्परेचर कितना हो रहा है इसमें, इसका चेंज इन टेम्परेचर कितना हो रहा है, पहले ये देखना चाहिए हम लोगों को। चेंज इन टेम्परेचर, जिसका जो चेंज इन टेम्परेचर है वो कितना हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब लास्ट में 60 हुआ, पहले 30 था, तो इसका मतलब कि जिसका चेंज इन टेम्परेचर है वो कितना हो गया, 30। अब हम देखेंगे, मतलब इतना इसका चेंज इन टेम्परेचर था, और हम लोगों ने इसको एनर्जी कितनी दी, एनर्जी मतलब क्यू, हम लोगों ने इसको क्यू कितना दिया, इसको इसने एनर्जी दी है 1200
12,600 जूल, इतनी एनर्जी देनी पड़ी 100 ग्राम वाटर को, तब जाके वो 30 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस में आया। तो देखो, इसका हमको फॉर्मूला भी पता है कि जो हीट कैपेसिटी होती है वो किसके बराबर होती है, क्यू अपॉन, मतलब क्यू डिवाइडेड बाई क्या, या तो डेल्टा थीटा लिखो या फिर लिखो चेंज इन टेम्परेचर। टर्म्स में नहीं जाना है, समझना है बात को, चेंज इन टी लिख देते हैं। अब इसी को फिर आगे सॉल्व करो। C इज इक्वल्स टू, हाँ 30 नहीं, क्यू कितना हम लोगों ने हीट दिया, हीट कितना दिया 12,600 जूल। इसको डिवाइड कर दो किससे, 30 से, 30 से डिवाइड किया और कितना आ गया हमारा, काटो। सही बोला, कितना है, ठीक है 420। इसका क्या हो गया, हीट कैपेसिटी हो गई 420। तो आई होप समझ आया तुम्हें। इसको ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और उनको हमको ऐसे टैकल करना रहता है। इसका ये रहा पूरा आंसर, मैंने इसको सॉल्व कर दिया। वैसे तुम्हारे लिए रहता है, पर एक क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दिया करूंगा, चलो, जिससे तुम्हें थोड़ी सी हेल्प मिले। ऐसे ही तुम ये बाकी जितने भी क्वेश्चंस है, फाइंड द हीट नीडेड टू रेज 1000 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 30 to 40 डिग्री, मतलब कि 100 ग्राम पानी है, तुम बताओ कि अगर मैंने उसका टेम्परेचर, मैंने उसको एनर्जी दी और उसका टेम्परेचर 30 से 40 हो गया, तो बताओ मैंने उसको कितनी एनर्जी दी होगी। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका चेंज इन टेम्परेचर करेंगे, चेंज इन टेम्परेचर हो गया 10। फिर उसके बाद देखेंगे हम लोगों ने दिया कितनी एनर्जी, नहीं दिया है, मतलब हम उसको मान लेंगे क्यू। और उसके बाद क्या है, हीट उसके निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। तो आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा, ठीक है। तो नोट कर लेना, आगे बढ़ते हैं। और ये भी रहे कुछ क्वेश्चन, तो अगर नहीं कुछ समझ आता है तो फिर तुम मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अभी इसको और देखते हैं। अब अब हम देखते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है। जो हीट कैपेसिटी होती है वो क्या होती है, प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी होती है। हीट कैपेसिटी किसी बॉडी की प्रॉपर्टी ही होती है, ठीक है। कि कोई बॉडी कितना जल्दी गर्म हो जाता है, ठीक है, कितनी हीट देने पे, कितना एनर्जी देने पे वो गर्म हो जाता है। तो ये उसके अमाउंट ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ मटेरियल। और जैसे जैसे हीट कैपेसिटी वेरी करती जाएगी, जैसे जैसे हीट कैपेसिटी मटेरियल के मास से वेरी करती जाएगी, ठीक है। तो तब हम क्या करेंगे, उस हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास को क्या बोल देंगे हम लोग, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसी भी मटेरियल की क्या बोल देंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पर यूनिट मटेरियल। समझ नहीं आया, नहीं समझ आया, चलो मैं बताता हूँ। जैसे कि देखो, तुम पिछली बार एक क्वेश्चन देख रहे होगे, मैंने शायद उसका मैंने बताया नहीं, एक सेकंड। ये देखो, तो यहाँ पे तुमको दिख रहा है कि फाइंड द हीट कैपेसिटी ऑफ 100 ग्राम ऑफ वाटर, फिर बोलता है कि फाइंड द हीट कैपेसिटी ऑफ 1000 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक, 1000 ग्राम ऑफ वाटर। अब देखो, हीट कैपेसिटी के फॉर्मूले में कहीं क्या मास का मैंने मेंशन किया था क्या, नहीं किया था। तो इसकी हीट कैपेसिटी क्या होगी, अनचेंज्ड। बट इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी होगी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, क्योंकि हीट कैपेसिटी वेरी करती है मास के हिसाब से। अगर तुम देखो, एक पतीला पानी लो, उसको गर्म करो, और एक पूरा टब में पानी लो, उसको गर्म करो, तो देखो कौन सा पानी जल्दी गर्म होगा, जो एक टब में है। मतलब कि जितना ज्यादा मास करोगे, उतना देर के बाद वो गर्म होगा, उतनी ज्यादा एनर्जी देने के बाद वो गर्म होगा। तो इसलिए हम लोगों ने दूसरा एक टर्म खोजा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिसमें हम मास का भी जिक्र कर सकें। हीट कैपेसिटी तो किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी होती है, लेकिन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसी भी बॉडी का, क्या बोलते हैं, किसी भी बॉडी का एग्जीक्यूशन होता है, ठीक है। अब देखो, इसीलिए हम लोगों को स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की जरूरत पड़ी। तो इस बार क्या आ जाएगा, वही होता है हीट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मैं फॉर्मूला तुम्हें बता दूं सिंपल सा। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जिसको हम स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये किसके बराबर होता है, बिग सी। बिग सी कौन सा, कैपिटल सी, मतलब हीट कैपेसिटी को जब हम मास ऑफ ऑब्जेक्ट से डिवाइड कर दें, तो वो उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आ जाती है, ठीक है।
और तुम चाहो तो यहाँ पे सी की वैल्यू रख दो, तो तुमको एक दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा। तो सी की वैल्यू होती है क्यू अपॉन डेल्टा टी। तो देखो ऐसे रखेंगे तो हमको कुछ ऐसे दिखेगा, 1 सेकेंड, ऐसे, ठीक है, ऐसे दिख रहा है, नोट कर लिया, क्यू अपॉन एम डेल्टा थीटा, मतलब चेंज इन एनर्जी। तो इसका मतलब कि ये तुम्हें जो ये पोर्शन दिख रहा है, ये किसके इक्वल है, हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा भी है, कैपिटल सी के इक्वल, ठीक। और ये वो वाला सी नहीं है, ये स्मॉल सी है, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाला सी है, ठीक है। तो ये बातें हमको ध्यान में रखनी है। तो अब मेरे को नहीं लगता कि कोई कंफ्यूजन तुमको होगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आई होप कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। अब देखो, ये होती है किसी भी मटेरियल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब कि अगर हम एल्यूमिनियम के 1 केजी 1 केजी एल्यूमिनियम को अगर हम 1 जूल दें, ठीक, 1 जूल दें, तो जो उसका जो टेम्परेचर बढ़ेगा, जो उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी, वो 900 होगी, ठीक है, समझ आ रहा है, ठीक। 1 केजी एल्यूमिनियम को अगर हम 1 जूल एनर्जी दें और उसका 1 डिग्री सेल्सियस चेंज हो जाए, तो उसकी स्पेसिफिक कैपेसिटी कितनी होगी, 900। और वही अगर हम 1 ग्राम पे अगर ले जाए, तो स्पेसिफिक कैपेसिटी कितनी होगी, 0.90। तो मतलब कि सबसे ज्यादा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसकी होती है, देखिए बताओ, वाटर की। यहाँ पे मैंने जितना भी मेंशन किया, उनमें से सबसे ज्यादा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसकी है, वाटर की। अब इसका मतलब क्या है कि अगर ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की ज्यादा है, तो अब इसका मतलब क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या मिल रहा है हम लोगों को, इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को जानने के बाद हमको फायदा क्या हो रहा है। तो देखो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है गिवन एनर्जी अपॉन चेंज इन एनर्जी इनटू मास। एक पर्टिकुलर मास ऑफ वाटर को अगर हम एनर्जी दें, जितनी एनर्जी दें, उससे जितना टेम्परेचर बढ़ेगा, वही क्या होती है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वही क्या होती है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक, वही उसकी होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। देखो, इसका आप सिग्निफिकेंस देखते हैं। अब हमको कुछ चीजें यहाँ पे टेक्निकल सोचनी पड़ती हैं, ठीक। तो वही चीज क्वेश्चन में बार बार नहीं आता, जैसे कि ये जो सी, अभी मैं एक मिनट, स्मॉल सी बनाना था मेरे को, मैं बिग सी बना रहा था, कि जो हमारा स्मॉल सी होता है ना, स्मॉल सी मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वो किसके प्रोपोर्शनल है, वो किसके प्रोपोर्शनल है, कोई बताएगा, गिवन एनर्जी के। तो मतलब कि अगर स्मॉल सी की वैल्यू ज्यादा है, तो हम लोगों को एनर्जी देनी ज्यादा देनी पड़ेगी। और स्मॉल सी कितना है, और किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कोई बताएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, किसके किसके किसके, चेंज इन टेम्परेचर के, डेल्टा टी भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो देखो, इसका मतलब कि सी की, स्मॉल सी की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, उतना ही कम टेम्परेचर में चेंज आएगा, और जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा हीट भी देना पड़ेगा। दिस मीन्स कि वाटर जो है, इसको हम लोगों को बहुत ज्यादा हीट देने पर, बहुत ज्यादा एनर्जी देने पर, इसके टेम्परेचर में थोड़ा ही फर्क आता है। क्लियर हुआ, इस वाटर को हमको बहुत एनर्जी देनी पड़ती है, तब जाके इसमें थोड़ा ही चेंज आता है, मतलब कि वाटर बहुत एनर्जी लेता है, ठीक है, समझ आया। तो जैसे कि तुम टब में अगर वाटर को बॉईल करते हो, तो अगर तुम उसमें केरोसिन जलाओ तो वो जल ही जाएगा। आइस को अगर तुम गर्म करो, तो देखो आइस भी क्या होता है, फिर पिघलने लगता है। आयरन को अगर तुम जम करो, लोहे को उसको गर्म करो, तो देखना थोड़ी देर में उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो मतलब कि थोड़ी सी एनर्जी दी और आयरन का टेम्परेचर बढ़ गया, इसीलिए उसका 460 है, देखो। कॉपर का सेम टू सेम 400 और भी कम। तो इसका सिग्निफिकेंस यही है कि मतलब, और वाटर का इसीलिए इतना ज्यादा है, तुम इतनी देर तक, घंटों तक गर्म करके रखते हो, इसने में कोई और पानी हो तो फिर लावा बन जाए, है ना। तो देखो, यही होता है वॉट इस हीट कैपेसिटी का सिग्निफिकेंस, ठीक, हमारे डेली लाइफ में बहुत यूज होता है, बहुत मजा आने वाले चैप्टर को पढ़ने में। अब देखते हैं कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, ये मैं एग्जांपल से बताऊं, ठीक है, जो हीटर होता है हम लोगों का, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में चेंज कर देता है। रूम हीटर किसी के पास होता है, किसी के पास वाटर हीटर भी होता है, ठीक। तो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी लेता है और उसी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करके पानी को गर्म कर देता है, रूम को हीट कर देता है, ठीक।
और इसका जैसे कि फॉर्मूला अगर हम देखें तो PT इज इक्वल टू MC थीटा। अब डरना नहीं इस फॉर्मूले को देख के, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं। इसमें कोई खास बात नहीं, ये जो स्मॉल सी है ना, उसकी स्पेसिफिक क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और थीटा क्या है उसका, टेम्परेचर। थीटा क्या है उसका, टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर। ठीक, तो देखो जो इसमें पी है ना, पी क्या है, पावर ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर। यहाँ पी क्या है, पावर ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर। और यहाँ पे सी क्या है, स्पेसिफिक हीट। क्यू है चेंज इन हीट और चेंज इन टेम्परेचर। और एम क्या है, मास। टी क्या है यहाँ पे, टाइम। ठीक, तो देखो कोई बड़ी बात नहीं है, ये जो पावर इंटू टी दिख रहा है ना तुम्हें, ये क्या है, असल में एक हीट है, एनर्जी है। पावर इंटू टाइम, ये क्या है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है, अगर तुम अच्छे से ध्यान में रखोगे तो। कैसे, जैसे कि मैंने तुम्हें अभी फॉर्मूला बताया था, किसका बताया था मैंने, कैपेसिटी का। तो C इज इक्वल्स टू, क्या बताया था मैंने, Q, कौन सा Q था, कैपिटल Q था, Q बाई M। स्मॉल m लिख देते हैं क्योंकि स्मॉल m से ही हमको करना है स्मॉल। और चेंज इन टी, तो मैं चेंज इन टी को क्या कर देता हूँ, कैसे लिख दूं, चेंज इन टी को मैं मान लेता हूँ, चलो लिख देता हूँ चेंज इन टी। ठीक, ये चेंज इन टी है और ये m क्या है, इसमें इनटू में है, ये बात याद रखना, क्या है, इनटू में। ये फॉर्मूला था, हीट क्या है, किसका, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, ये फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था। अब देखो तुम Q को बस इधर छोड़ दो, बाकी सबको उधर ले जाओ। और चेंज इन टी को इस बार मैं क्या मान लेता हूँ, P। ठीक है ना, चेंज इन टी को एक बार मैं मान लेता हूँ P, क्योंकि मैं यहाँ पे डेल्टा नहीं लिख पाऊंगा ना, इसलिए P मान लेता हूँ मैं। ये मान लिया मैंने P, ये देखो P मान लिया मैंने, P मान लिया। अब देखो बाकी सबको मैंने रखा और सब Q को बस मैंने इधर कर दिया और बाकी सबको दूसरी साइड ले गया। तो देखो Q को मैंने इधर किया और बाकी सबको इधर ले गया, तो ये क्या हो जाएगा, C मल्टीप्लाई बाई, मल्टीप्लाई का नहीं लगाता हूँ, और उसको मान लिया मैंने P और M को भी उधर ले गया, तो M। तो मैं इसको लिख सकता हूँ CMP। जो अब और इसको मैं अच्छे से अगर लिखूं तो मैं लिख सकता हूँ MCP, Q इज इक्वल टू MCP। कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ इस फॉर्मूले को मैंने ऐसा रूप दे दिया। और ये Q क्या है यहाँ पे, हीट। अब देखो दोनों चीज सेम है कि नहीं, ये जो चीज ये इसके सेम है, ये इसके सेम है, कंफ्यूज मत होना, यहाँ P है और यहाँ पे थीटा है, ये दोनों सेम ही है, ठीक है ना, ये थीटा और P सेम ही है। ये मैंने मान लिया क्योंकि मैं थीटा यहाँ पे बना नहीं सकता था, इसलिए वो भी MC थीटा है, ये भी MC थीटा ही बन रहा है। ठीक है, तो देखो Q को हम क्या लिख सकते हैं, अब देखो एनर्जी क्या होती है, पावर अपॉन, एनर्जी क्या होती है, अपॉन ही इनटू, एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। ठीक है, और जो पोटेंशियल एनर्जी किसी भी, अगर कोई ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है, ठीक है, गिर रहा है, किसी भी गिरते हुए ऑब्जेक्ट की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो अपने आप हीट एनर्जी में क्या होती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है। कैसे होती है मैं बताता हूँ, mgh किसके बराबर जाता है, m, और उसकी स्पेसिफिक हीट कितनी होगी, और उसका जो चेंज इन टेम्परेचर होगा उसके, तो जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है, mgh क्या है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी, वो कन्वर्ट हो जाती है उसके मास इनटू स्पेसिफिक हीट इनटू चेंज इन हीट के इक्वल। तो देखो ये क्या है, ये सारे टिप्स हैं, ये कोई टॉपिक नहीं है, ये सारे टिप्स हैं। तो जब इसमें क्वेश्चंस आएंगे तो करने में बहुत आसानी रहेगी, यही क्वेश्चंस आएंगे, देखना ना, चैप्टर इसीलिए आसान हो जाता है अगर हम ऐसे तुमको पढ़ा दिए करें तो। देखो अब देखो काइनेटिक एनर्जी किसी भी चलते हुए ऑब्जेक्ट की ट्रांसफॉर्म हो जाती है हीट एनर्जी में, अगर वो फ्रिक्शन की वजह से रुक जाए तो। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, मूविंग ऑब्जेक्ट है, और अगर उस फ्रिक्शन की वजह से वो रुक जाए, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना, हीट एनर्जी में चेंज हो जाती है। कैसे, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू चेंज इन हीट। तो ये तीन फॉर्मूले याद कर लो, इस चैप्टर के 50% न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए तुमने, मान लो आराम से। देखो आ गया क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन देखना, रिफ्रेशर कहीं भी देखो यही क्वेश्चन रहेंगे। पहला,
A domestic hot water tank contains 200 kg of water at 20 degrees Celsius. How much energy must be supplied to heat this water to 70 degrees Celsius? The specific heat capacity of the water is 4200. बहुत अच्छा, सिर्फ एनर्जी सप्लाई पूछ रहे हैं, फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है। अब देखो, मास दे रखा है 200 केजी और 20 डिग्री से 70 डिग्री सेल्सियस तक करने को बोल रहा है, मतलब कि 70 माइनस 20 50 चेंज इन टेम्परेचर हमको कितना करना है, 50 डिग्री सेल्सियस करना है। और हम लोगों को इसका हीट कैपेसिटी दे ही रखा है। तो देखो ये फॉर्मूला जो हम लोगों को एमसीक्यू मिला है, तो ये किसका है, Q इज इक्वल टू एमसीक्यू होता है, एमसी चेंज इन टेम्परेचर, एमसी इंटू चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो ये उसका फॉर्मूला था, बस इसी में पुट कर देना। एम की वैल्यू दिया है, एम है 200, सी की वैल्यू दिया है 4200 और चेंज इन टेम्परेचर दिया है 70 माइनस 20 इज इक्वल टू 50। ठीक, ऐसे हम लोगों को इसको सॉल्व करना है। और ये क्वेश्चन है, इनको पॉज कर करके तुम सॉल्व करो, ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। अब देखो और कुछ चीजें हम लोगों को समझनी जरूरी है, उनको पहले देख लें। अगर किसी मटेरियल के पास, जो मैंने तुम्हें उस बार समझाया था, ठीक, अभी उसका थोड़ा सा फील दिलाया था उस बार, इस बार फिर देखते हैं कि अगर किसी मटेरियल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि उसको गर्म होने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा। जैसे कि वाटर की सबसे ज्यादा थी 4200 की आसपास थी, तो इसका मतलब इसको ज्यादा हीट करना पड़ेगा, मतलब कि बहुत देर तक एनर्जी दोगे जब जाके वो थोड़ा सा क्या होगा, गर्म होगा, थोड़ा सा उसके टेम्परेचर में चेंज आएगा। वही चीज मैंने बताई थी। ठीक है, तो अगर हम किसी भी मटेरियल की हीट कैपेसिटी ज्यादा है तो इसका मतलब इट टेक लॉन्गर टाइम टू हीट, इट विल टेक लॉन्गर टाइम टू हीट, लॉन्गर टाइम टू हीट लेगा। और वाइस वर्सा, जिस मटेरियल की लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो तो उसका क्या होता है, वो जल्दी ही गर्म हो जाता है। हाँ, बस एक दिक्कत है कि जिसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा होती है ना, वो फिर जल्दी अपनी हीट छोड़ता नहीं है। मतलब कि अगर कोई किसी ऑब्जेक्ट को जिसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, और तुमने उसको गर्म एक बार कर दिया तो फिर वो इतनी जल्दी ठंडा होने वाला नहीं है। और जिसकी लेकिन हीट कैपेसिटी कम है और तुमने उसको गर्म कर दिया तो फिर वो जल्दी ठंडा हो जाता है। जैसे कि अगर तुम, जिसका हीट कैपेसिटी कम है, जैसे कि आयरन, आयरन की हीट कैपेसिटी बहुत कम है, ठीक, उसको तुमने गर्म किया, झट्टे से गर्म हो जाएगा, बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा, थोड़ी सी हीट देने पे बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा, लेकिन फिर उतनी जल्दी वो ठंडा भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर पानी को तुमने गर्म किया, इतना जल्दी गर्म नहीं होगा कि तुमने फ्लेम पे लगाया और जल्दी गर्म हो गया, बहुत देर लेगा गर्म होने में, 1-2 घंटा लेगा, लेकिन फिर वो बहुत देर तक गर्म रहेगा। ठीक, ये थे इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। और आई होप तुम्हें पूरा समझ आ गया होगा। और हाँ, इसका फिर रिलेशन बना सकते हैं, जैसे कि देखो जिसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा है और वो बहुत जल्दी गर्म नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब वो क्या, हीट इंसुलेटर का काम करेगा, मतलब कि अपने ऊपर हीट को फ्लो होने से रोकेगा, तभी ना जल्दी गर्म नहीं हो रहा है। और भाई जिसकी हीट कैपेसिटी कम है और वो जल्दी गर्म हो रहा है, तो इसका मतलब कि वो हीट कंडक्टर है। ठीक है, और जिसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा है उसके टेम्परेचर बहुत कम राइज होगा, और जिसकी कम है उसका टेम्परेचर ज्यादा राइज होगा। तो ये सारी चीजें तो हम लोगों को पता थी। तो आई होप तुम्हें मैंने एग्जाम्पल जो दिए उनसे बहुत अच्छा फील आया होगा। अब देखो ये था क्विज, इसका मैं आंसर भी यही बताऊंगा। ठीक है, जहां पे क्विज की जरूरत होगी मैं जरूर क्विज तुम्हें लूंगा। ठीक, अब देखो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हीट कैपेसिटी, कौन बताएगा, माइंड में सोचो, ए बी सी ऑप्शन में बताना। ठीक है, heat capacity, the quantity of heat required to raise the temperature of an object through 1 degree Celsius। ये है कि the quantity of heat required to raise the temperature of 1 kg of the substance through 1 degree Celsius, the quantity of heat required to convert the temperature of 1 kg of a substance through 1 degree Celsius, or the quantity of heat required to convert an object from solid to liquid without change in temperature, the quantity of heat required to change 1 kg of substance from solid to liquid without change in temperature। तो बाकी के नीचे तो दो फालतू हैं, इन दोनों में से कौन बताएगा। तो ऑफ कोर्स यू आर राइट दैट ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए सही है, क्योंकि हीट कैपेसिटी में हम लोग मास को कंसीडर नहीं करते। जैसे कि एक क्वेश्चन था कि 100 ग्राम पानी को, पीछे ही लिखा था, जो 100 ग्राम पानी है उसको तुमने गर्म किया तो उसकी हीट कैपेसिटी इतनी आ रही, फिर उसने डायरेक्ट नीचे में पूछ लिया कि अगर 1000 ग्राम पानी है और उसको तुमने हीट किया तो कि उसकी हीट कैपेसिटी कितनी होगी, तो नो चेंज, हीट कैपेसिटी में कोई चेंज नहीं होगा, जितनी 100 ग्राम में थी उतनी 1000 ग्राम में भी उसकी हीट कैपेसिटी होगी, लेकिन उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जरूर चेंज होने वाली है यहाँ पे। ठीक है, तो उस जो हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन वो क्या थी, द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि
किसी भी ऑब्जेक्ट को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितना हीट देना पड़ेगा, यही उसकी हीट कैपेसिटी है। इसमें उसके मास की कोई डिपेंडेंसी नहीं है। ठीक है, अब देखो जैसे कि इसकी ऑप्शन ए करेक्ट था। ठीक, अब देखो कुछ और भी ऐसी मिसकंसेप्शंस हैं जो हमको क्लियर करने हैं यहाँ पे, जिससे कि बाकी न्यूमेरिकल्स में कभी दिक्कत ना हो। मैं गारंटी लेता हूँ कि इसके न्यूमेरिकल्स उनको आराम से बनने वाले हैं। ठीक है, अब देखो देखो अब देखो सेम अमाउंट के, सेम मास के लिक्विड लिए गए अलग अलग आइडेंटिकल बेकर में, और उनको गर्म किया गया कि उनका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस में हो जाए हीटर के द्वारा, वो भी सेम पावर से। लेकिन हम लोगों ने फिर ये देखा कि मास भी दोनों का सेम था, लेकिन लिक्विड तो थे दूसरे, और आइडेंटिकल बेकर थे मतलब कि बेकर भी सेम था। टेम्परेचर भी हम लोगों ने सेम चेंज किया, चेंज इन टेम्परेचर भी सेम था दोनों में, और सेम पावर भी दिया। लेकिन जो लिक्विड, पहले वाला जो लिक्विड था वो 2 गुना जल्दी गर्म हो गया, या फिर बोले तो जो दूसरा लिक्विड था वो वो ट्वाइस टाइम लिया पहले का। तो अगर पहला वाला जो हीटिंग टाइम था जिसका अगर टी मान ले, तो दूसरे वाले की हीटिंग टाइम 2T हो गया। अब ऐसा क्यों हुआ, ये है मिसकॉन्सेप्शन। अब इसी पे मेरे को क्वेश्चन पूछना है तुम्हें कि कौन सा बताना कि करेक्ट क्या है। कि पहला वाला में, इसमें पहले अच्छे से देख लो कि लिक्विड है, दोनों का सेम मास है, लेकिन है दोनों अलग अलग लिक्विड, और उनको आइडेंटिकल बेकर में रखा, मतलब कि दोनों जो बेकर है वो सेम है, और दोनों की टेम्परेचर 20 से 30 डिग्री पे गर्म किया गया, सेम पावर भी दिया गया उनको। लेकिन जो पहले वाला है, जो दूसरा वाला है, उसने डबल टाइम लिया गर्म होने में। ये इसका था कॉन्सेप्ट। अब देखो स्टेटमेंट कौन से सही है ये बताना है। तो देखो बोथ लिक्विड सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक, और लिक्विड वन रिसीव मोर एनर्जी देन लिक्विड टू। ये रीजन हो सकता है कि दूसरे वाले ने क्या लिया, डबल टाइम लिया। द टेम्परेचर कैपेसिटी ऑफ लिक्विड वन इज इक्वल टू द टेम्परेचर कैपेसिटी ऑफ लिक्विड टू। द थर्मल, सॉरी टेम्परेचर बोल दिया, द थर्मल कैपेसिटी ऑफ लिक्विड वन इज लेस देन द थर्मल कैपेसिटी ऑफ लिक्विड टू। तो देखो कौन इसका बताएगा, और आंसर होगा इसका बी। जो उसकी थर्मल कैपेसिटी है, मतलब थर्मल और हीट कैपेसिटी एक ही होती है, ठीक है। तो जो उसकी हीट कैपेसिटी है लिक्विड वन की, वो क्या है, लिक्विड टू से कम है। तो मतलब कि जो हीट कैपेसिटी है लिक्विड वन की, लिक्विड वन की हीट कैपेसिटी है इसकी, इसकी जो हीट कैपेसिटी है, इसकी जो हीट कैपेसिटी है ये क्या है, कम है। किसके कंपैरिजन में, इसके, इसके कंपैरिजन में इसकी हीट कैपेसिटी क्या है, ज्यादा। ठीक है, तो भाई जिसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा है उसको और एनर्जी देनी पड़ेगी, वो और देर में गर्म होता है। तो हीट कैपेसिटी मतलब 2 की ज्यादा है, तभी वो इतना टाइम ले रहा है गर्म होने में। तो यही चीज इसने लिखा है। और अगर, और देखते हैं एक और क्वेश्चन, ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, ठीक है। अगर किसी भी मैं नाइफ ले लूं, नाइफ मतलब चाकू, अगर वो जिससे क्या हो जाए, शार्प हो जाए, तो मैं क्या करता हूँ, उसको क्या करता हूँ, एक स्टोन, स्टोन पे उसको घसता हूँ, जिससे कि वो क्या हो जाए, शार्प हो जाए। समझ रहा है क्या क्या बोल रहा हूँ मैं। मतलब कि अगर कभी भी हम लोगों को अपनी नाइफ और बाकी कोई भी चीज शार्प करनी होती है, तो हम क्या करते हैं, उसको पत्थर से घसते हैं। तुमने देखा होगा पत्थर से घसते। या फिर एक मशीन होती है जिसमें रोटेटिंग स्टोन होते हैं, उसमें स्टोन रोटेट करते हैं, उनके बीच में अगर हम नाइफ को ले जाएं तो वो भी शार्प करती रहती है, और उसमें तुम देखोगे तो स्पार्क निकलता है। स्पार्क मतलब चिंगारियां, तो उससे चिंगारियां निकलती हैं। तो अब यही बोल रहा है, सॉरी पहले ही आंसर बता दिया, चलो होगा। तो उसमें क्या निकलती है, स्पार्क निकलती है। अब देखो वो जो स्पार्क उसमें निकलती है, वो ऑपरेटर के हैंड में आ गई, मतलब कि जो ये काम कर रहा था उसके में उसकी जो स्पार्क हाथ में आ गई, और स्पार्क बहुत ही गर्म थी, बहुत ज्यादा गर्म थी। मतलब कि जो चिंगारी थी ऑपरेटर के हाथ में लग गई, मतलब जो ये सब कर रहा था कारीगर के हाथ में लग गई। ऑपरेटर मतलब कारीगर, कारीगर के हाथ में लग गई वो जो चिंगारी, हाथ में लगी, और स्पार्क बहुत गर्म थी, और बहुत ही स्मॉल पीस थी मेटल की। वो जो स्पार्क होती है वो मेटल ही होती है, जो थोड़ी बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, हीटअप हो जाते हैं। तो वो बहुत स्मॉल पीस थी मेटल की, और बहुत ज्यादा गर्म थी। लेकिन ऑपरेटर को कुछ फील ही नहीं हुआ, क्यों, ये क्वेश्चन है। कि देखो उसकी जो चिंगारियां हैं वो ऑपरेटर के हाथ में लग रही थी, लेकिन ऑपरेटर को कुछ फील नहीं हो रहा था। मतलब कि कारीगर जो काम कर रहा था उसके हाथ में चिंगारियां लग रही थी, लेकिन उसको कुछ फील ही नहीं हो रहा था, क्यों, और वो चिंगारियां बहुत गर्म भी थी, गर्म थी।
और उसको फील नहीं हो रहा था। पहला, ये हाई थर्मल कैपेसिटी। अब मेटल के बारे में तुम बताओ कि वो मेटल कौन सी प्रॉपर्टी पोजेस करता है। उसकी हाई थर्मल कैपेसिटी होगी, लो थर्मल कैपेसिटी होगी, कि वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होगा या पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होगा। तो देखो, मैंने तुम्हें जो प्रॉपर्टी मैंने इन दोनों की बीच बताई थी, हाई थर्मल कैपेसिटी मतलब कि हाई हीट कैपेसिटी और लो हीट कैपेसिटी, इनकी जो मैंने तुमको प्रॉपर्टी बताई थी, ये बताई थी कि जो लो थर्मल कैपेसिटी के होते हैं या फिर जो लो हीट कैपेसिटी के होते हैं, वो जल्दी ही ठंडे हो जाते हैं। वो जितनी जल्दी गर्म होते हैं वो उतनी जल्दी ठंडे हो जाते हैं। तो इसका मतलब कि जो आदमी काम कर रहा था, ये आदमी है, ठीक। तो इस आदमी पे ये जो चिंगारी है, ये चिंगारी है। तो इस आदमी पे इस चिंगारी, ये बहुत गर्म है, इसके आते 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 ये चिंगारी क्या हो गई, ठंडी हो गई। इसने अपनी हीट इस चिंगारी ने, इतनी पूरी जर्नी में इस चिंगारी ने अपनी हीट क्या कर दी, लॉस कर दी। फिर शुरू में तो बहुत गर्म थी, पहले पहले बहुत गर्म थी, नो डाउट। पहले ये बहुत गर्म था पहले टू, लेकिन जैसे ये उस कारीगर के पास जाता गया तो उतनी जल्दी ये ठंडा भी होता गया। तो इसका मतलब कि क्या है, उसका थर्मल कैपेसिटी कम है, तभी जाके उसको कोई फील नहीं हुआ, वरना फिर वो जल जाता जो ऑपरेटर था। तो इसका आंसर होगा बी, क्योंकि उसकी लो थर्मल कैपेसिटी होगी। अब एक और क्वेश्चन, 4 ब्लॉक मान लेते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से बने हैं, और ईच गिवन द सेम क्वांटिटी ऑफ इंटरनल एनर्जी, और दोनों के पास सेम इंटरनल एनर्जी है। विच ब्लॉक हैज द ग्रेटेस्ट थर्मल कैपेसिटी, मतलब कि किसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा होगी। 4 ब्लॉक हैं, लेकिन वो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के बने हैं। जैसे डिफरेंट मटेरियल है, मतलब कि उनकी हीट कैपेसिटी डिफरेंट है, ये बात तो पता ही होनी चाहिए। अब और इंटरनल एनर्जी इनकी क्या है, इंटरनल एनर्जी इनकी क्या है, सेम है। अब बताओ किसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा होगी, कौन बताएगा। टेम्परेचर राइज 2 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर राइज 4 डिग्री सेल्सियस, और टेम्परेचर राइज 6 डिग्री सेल्सियस, और टेम्परेचर राइज 8 डिग्री सेल्सियस। क्या कोई बता सकता है इसको। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्यों, थर्मल कैपेसिटी इसकी क्यों ज्यादा है। अब मेरे को लगता है बहुत लोग समझ भी गए होंगे। देखो, अगर तुम इसका टेम्परेचर राइज देखोगे तो ए का सबसे कम है, देख लो कंपेयर करो, सबसे कम है ए का, है कि नहीं। और मेरे को ये बताने की जरूरत नहीं है बार बार कि जो हीट कैपेसिटी होती है, मैंने तुम्हें पहले शुरू में ही बता दिया था, हीट कैपेसिटी जिसको हम सी बोलते हैं, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, किसके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डेल्टा थीटा के, यानी चेंज इन टेम्परेचर के। तो मतलब चेंज इन टेम्परेचर जितना कम होगा उतनी ही ज्यादा क्या होगी, सी उतनी ही ज्यादा होगी। तो मतलब कि सबसे कम यहाँ पे 2 था, तो 2 जितना, क्योंकि ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, तो इन सबसे तो ये 2 कम ही है। इसीलिए इन सब के मुकाबले जो जो इसका हीट कैपेसिटी होगी वो ज्यादा होगी, ठीक है। इन सब के मुकाबले जो इसकी हीट कैपेसिटी होगी वो ज्यादा होगी, क्योंकि इनका क्या है, चेंज इन टेम्परेचर कम है, ठीक है। आई होप समझ आया होगा क्यों इसका ए आंसर था। तो कुछ लोगों ने शायद नहीं कर पाए होंगे, पर जो फॉर्मूले से थोड़े डट के चलते हैं वो कर लिए होंगे। अब फिर से इस बार मेरे को नहीं लगता कि तुम्हें से कोई गलती करेगा। अब देखो, ये 4 ब्लॉक का डायग्राम है जो स्टील के हैं, इस बार मैंने मटेरियल भी दे रखा है, स्टील है, और सेम क्वांटिटी के हैं, ठीक, सेम क्वांटिटी के बने हैं ऑफ हीट उनके अंदर है, सॉरी, सेम क्वांटिटी के हीट है उनके अंदर। और कौन सा ब्लॉक होगा, कौन सा ब्लॉक जो राइज इन टेम्परेचर को जल्दी शो करेगा, मतलब किसके अंदर चेंज इन टेम्परेचर ज्यादा होगा। बस जस्ट उसके अपोजिट सवाल है, चेंज इन टेम्परेचर ज्यादा होगा, कौन बताएगा। क्या कोई बता सकता है क्या। द सेम क्वांटिटी ऑफ हीट इज गिवन, सेम क्वांटिटी, क्यू क्यू इसमें कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब बताओ कौन जल्दी से क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, कौन जल्दी से गर्म हो जाएगा। जो द ग्रेटेस्ट राइज इन टेम्परेचर, इस पूरे लाइन का मतलब यही है कि कौन सा ब्लॉक जल्दी गर्म हो जाएगा, कौन बताएगा। जी हाँ, यू आर राइट, जल्दी गर्म होगा। एक मिनट, आंसर बताने से पहले मैं बताता हूँ, तुम लोग अपने से प्रिडिक्ट करना कि हम लोगों ने पढ़ा था कि जो स्मॉल सी होता है, स्मॉल सी
स्मॉल सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। क्यू पर अब क्यू तो कांस्टेंट हो गया तो इसका कोई मतलब नहीं, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टी, और हमको यही निकालना है। और स्मॉल सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। हाँ, मास। अब बताओ इनमें से मास किसका ज्यादा होगा? इनमें से मास किसका ज्यादा होगा? कोई बता सकता है क्या? ऑफ कोर्स इसका, डी का। ऑफ कोर्स डी का मास ज्यादा होगा, ठीक है। और जैसे इसका मास ज्यादा हुआ, जैसे इसका मास ज्यादा हुआ, वैसे ही इसका सी क्या हो गया? कम हो गया। और सी इसका जैसे ही कम हुआ, जितना सी कम हुआ उतना ही टेम्परेचर इसका बढ़ गया। आई होप तुम रिलेट कर पा रहे होगे। अब बताओ कौन क्या है इसका आंसर? देखो मास सबसे ज्यादा डी का है, तो जैसे ही तुमने इसका मास बढ़ाया इसका सी कम हो गया, क्योंकि इनवर्स रिलेशन था। अब जैसे ही इसका सी कम हो गया, सी कम हो गया यहाँ पे दूसरे वाले में, यहाँ पे सी देखो कम हो गया। सी जैसे ही कम हो गया तो इसका मतलब क्या है? अपने आप ये डेल्टा ठीक है हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब चेंज इन टेम्परेचर सबसे ज्यादा किस में होगा? इंक्रीज इन चेंज इन टेम्परेचर किस में होगा? डी में होगा। अब रिकॉल करना है, अब रिकॉल करना है किसने उस आइडियोलॉजी को गलत नहीं माना? किसने उस आइडियोलॉजी को गलत नहीं माना? अब मैं तुम्हें रिकॉल कराता हूँ कि उस आइडियोलॉजी में मैंने तुम्हें क्या बताया था पहले। मैं जानता हूँ कि तुम में से किसी ने मेरी बातों को पूरा मान के सॉल्व किया होगा। देखो अभी एक सेकंड में बता रहा हूँ। स्पेसिफिक हीट, ये था फॉर्मूला। क्यू कांस्टेंट हो गया। अब ये दोनों आपस में रिलेशन में। अब देखो जो मैंने तुम्हें वो वाली बात बताई थी एक, अब उसमें गड़बड़ क्या थी मैं ये बताता हूँ। सॉरी मेरा तरीका थोड़ा अलग था तुम्हें बताने का, लेकिन मैं जो तुम्हें बताना चाह रहा था वो एक बार गलती करने से ही समझ आता। कि मैंने जो तुम्हें ये बोला कि यहाँ पे मैंने क्या रखा, चेंज इन टेम्परेचर रख दिया, कि जैसे ये बढ़ा तो ये कम हुआ, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस साइन का मतलब जानते हो? यहाँ पे ये वाला, ये इस साइन का ये मतलब होता है कि जब ये चेंज होगा ना, जब टेम्परेचर इसमें चेंज आएगा, इस पर्टिकुलर जो इस बॉक्स में मैं अभी बना रहा हूँ, इस बॉक्स में जब चेंज आएगा, 1 सेकेंड, जब इसमें चेंज आएगा तब जाके इसमें चेंज आएगा। इनवर्स नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि अगर सी चेंज हुआ तो अपने आप टी भी ये भी चेंज हो जाएगा। मतलब कि अगर सी अफेक्ट हुआ इसका मतलब ये नहीं कि ये भी अफेक्ट होगा, बट अगर ये अफेक्ट हुआ है तो ऑफकोर्स ये अफेक्ट होगा। मतलब कि ये जो तुम्हें सर्कुलर पोर्शन यहाँ पे दिख रहा है, सर्कुलर पोर्शन यहाँ पे दिख रहा है, वो यही दर्शाता है कि ये चेंज होगा तो होगा, ये सी चेंज होगा तो होगा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ये चेंज हुआ तो सी भी चेंज होगा। मतलब समझ आ रहा है कुछ? इसका मतलब यही था। तो हम वो वाला रिलेशन इसके साथ नहीं कर सकते थे। अब देखो एम और डेल्टा थीटा इंटू में, तो तुम एम तो एम ही सिर्फ वेरी कर रहा है और डेल्टा थीटा निकालना है। अब डेल्टा थीटा की इसमें वैल्यू निकालो, डेल्टा थीटा की वैल्यू निकालो। तो मैं मान लेता हूं कि जो चेंज इन टी है, चेंज इन टी, चेंज इन टी को स्मॉल टी मान लिया मैंने, ठीक है, स्मॉल टी मान लिया। आप वैल्यू निकालो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनटू स्पेसिफिक हीट, नहीं सॉरी, स्पेसिफिक हीट चेंज इन टी का निकाल रहा है ना, तो इसको इनटू में लाया तो क्यू, क्यू कांस्टेंट है। अब चाहिए हमको क्यू, क्यू कांस्टेंट है, डिवाइडेड बाई क्यू डिवाइडेड बाई, और क्यू डिवाइडेड बाई फिर क्या हो जाएगा, एम मतलब मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, और डेल्टा थीटा, हाँ डेल्टा थीटा तो हो गया मतलब सी। तो अब देखो चेंज इन टेम्परेचर का तुम निकालो। अब यहां से हमको ये पता चल रहा है कि मास जितना कम होगा उतना चेंज इन टेम्परेचर, मास जितना कम होगा, मास जितना कम होगा उतना ही चेंज इन टेम्परेचर ज्यादा होगा, मतलब उतना ही ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक, ये रिलेशन सही है।
अब इसका हम ये नहीं बोल सकते कि अगर चेंज इन टेम्परेचर ज्यादा है तो उसका मास ज्यादा होगा या उसका मास कम होगा, हम ऐसा नहीं बोल सकते। लेकिन हम ये जरूर बोल सकते कि अगर उसका मास कम है तो उसका चेंज इन टेम्परेचर ज्यादा है। इन दोनों बातों में फर्क है, अभी शायद ना समझ आए तुम लोगों को, पर बाद में जरूर समझ आएगा, बहुत लोगों को ये पता भी होगा। ठीक, ये थी इसकी आइडियोलॉजी। तो मैंने उस बार जो बोला, जो हामी हाँ में हाँ मिला के आंसर प्रिडिक्ट कर लिए होंगे, तो उनको बहुत लॉस होगा। ठीक, तो थोड़ा सा तुम्हें ये, इसीलिए मैंने बोला कि मैं कंसेप्ट क्लियर कराना चाहता हूँ। इस वाले में इसीलिए बी है क्योंकि सबसे कम मास इसमें बी का है। ध्यान से देखोगे तो सबसे कम मास बी का है। और उस हम लोगों ने जो नया फॉर्मूला बनाया था चेंज इन टेम्परेचर का, उसमें वो क्या कर रहा था, इनवर्सली रिलेशन दिखा रहा था। किससे? एरिया से, मास से, सॉरी, इनवर्सली रिलेशन दिखा रहा था किससे? मास से। तो ये चीज तुम्हें समझानी थी। चलो, अब तुम न्यूमेरिकल्स कर पाओगे। एक और देखते हैं। 1 kg का पानी है, एक किलो पानी लिया, 1 kg एल्यूमिनियम लिया, और दोनों को सेम टेम्परेचर पे हीट किया। ठीक है, और उनको जल्दी ही रूम टेम्परेचर में कूल होने का मौका दिया। लेकिन हमने ये देखा कि एल्यूमिनियम जल्दी कूल हो गया वाटर से कम। बस बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि जो वाटर की जो क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी होगी, वो क्या होगी? ज्यादा होगी। जिसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा होती है वो उतना कम टेम्परेचर लूज करता है, और वो उतना कम जल्दी ठंडा होता है। मतलब कि अगर तुमने वाटर को एक बार गर्म कर दिया, वो बहुत जल्दी ठंडा होने वाला नहीं है, उसको बहुत टाइम लगेगा ठंडा होने को। तो क्योंकि उसकी हीट कैपेसिटी क्या है, बहुत ज्यादा है, 4200 के आसपास है उसकी हीट कैपेसिटी। और एल्यूमिनियम की यही पे थोड़ी बहुत ही है, 300-400 में है। तो इसका मतलब क्या है कि जो एल्यूमिनियम की हीट कैपेसिटी होगी वो क्या होगी? कम होगी हीट कैपेसिटी। तो एल्यूमिनियम हैज लोअर थर्मल कैपेसिटी देन वाटर। ये डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आया? और थोड़ा सा लेते हैं। द सेम क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी इज अप्लाइड टू 4 डिफरेंट ब्लॉक्स। 4 डिफरेंट ब्लॉक थे, उनको उन्होंने सेम क्वांटिटी ऑफ किया। ठीक है, सेम क्वांटिटी ऑफ हीट दिया हम लोगों ने। सो द अनदर क्वेश्चन इज, the same quantity of heat energy is applied to the 4 different blocks. Temperature rise produced is as shown on the each blocks. Which block has the highest thermal capacity? Or we know that thermal capacity is also called heat capacity, so please do not confuse. So what we have to do is, first we have to choose that which block has less delta V, less delta T, which means which block has less change in temperature. तो हम इसे ऐसे करेंगे कि देखो, सबसे पहले हम ये ढूंढेंगे कि चेंज इन टेम्परेचर कहाँ कम है। तो देखो, ए में कम है चेंज इन टेम्परेचर, ए इज द आंसर, ए इज द आंसर। ये देखो, ए आंसर हो गया। कुछ नहीं करना, हमको हमेशा चेंज इन टेम्परेचर को प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि जो हीट कैपेसिटी बना है ये टेम्परेचर के लिए ही बना है। इससे हम लोगों का मेन मकसद रहता है कि हीट कैपेसिटी से हम चेंज इन टेम्परेचर को फाइंड करें, बाकी हमको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो देखो सबसे कम इसमें हो रहा है, तो इसका मतलब इसकी हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा होगी, है ना। चलो, अब इन एन एक्सपेरिमेंट टू फाइंड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ मेटल, इट इज फाउंड दैट 5200 जूल इज नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 2 kg ब्लॉक by 20 डिग्री सेल्सियस. What is the value of specific heat capacity is given by these results. तो देखो कितना आसान क्वेश्चन है, फॉर्मूले पे बेस्ड है। अब तुम चाहते हो कि मैं करूं, देखते हैं कहां तक मैं करने की मेरा मन करता है, क्योंकि इट्स वेरी इजी। स्मॉल c is equals to applied energy, q is applied energy divided by m डेल्टा t, डेल्टा टी बोलो, डेल्टा क्यू बोलो, ठीक है, डेल्टा थीटा बोलो, ठीक, एम डेल्टा टी। एंड देन अप्लाइड एनर्जी इसमें कितनी है, स्मॉल सी है ये, है ना। स्मॉल सी और बिग सी और स्मॉल सी में सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है कि जो बिग सी होती है वो क्या करती है, मास पे डिपेंड नहीं करती, वो एक प्रॉपर्टी होती है, और ये जो होती है मास पे डिपेंड करती है, ये सबकी अलग अलग होती है। तो देखो जो क्यू है, कितनी एनर्जी हम दे रहे हैं, इट इज फाउंड दैट कि 5200 जूल एनर्जी इज नीडेड, इतनी देनी पड़ेगी। तो इसका मतलब कि जूल में आ रहा है, तो और हाँ, अगर यहीं पे किलो जूल हो जाता तो 10 टू द पावर तुम -3 से इंटू कर देते, सॉरी 3 से इंटू कर देते, माइनस नहीं होगा वहां पे, अपॉन। अब
2 kg है, 2 kg को करना है। और कितना चेंज इन टेम्परेचर करना है? चेंज इन बाई ब्लॉक टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द ब्लॉक बाई 20 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि डायरेक्ट इस बार इसने क्या कर दिया है, चेंज इन टेम्परेचर हमको दे दिया है बस। बाकी तो सब कैलकुलेशन है। 2 2 4, 2 6 12, 260, एंड देन आफ्टर दैट 260 डिवाइडेड बाई 2। तो ओवरऑल हमारा क्या गया सी 130, एंड 130 इज द राइट आंसर। 130 इज द राइट आंसर। देखो कितना आसान था, बोलते बोलते आराम से मजे से फॉर्मूले में रखते रखते हो गया। तो आई डोंट थिंक दैट इट्स अ हार्ड टॉपिक। ठीक है, देखो वही आंसर kg डिग्री सेल्सियस की यूनिट थी। अब इफ हीट एनर्जी सप्लाइड एट द सेम रेट टू 100 ग्राम of paraffin wax and to 100 gram of water in similar condition, why does the temperature of paraffin rise more quickly? तो हमें इसका आंसर करना था। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो इसको अभी करते हैं। और ये इस क्वेश्चन को हमको आंसर करना था। और क्या बोला इसने, फिर पढ़ लेते हैं एक बार। हीट एनर्जी सप्लाइड एट द सेम रेट टू 100 ग्राम ऑफ पैराफिन एंड टू 100 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, 100 ग्राम पैराफिन और 100 ग्राम वाटर दोनों को क्या किया, हीट सप्लाई किया गया, वो भी सिमिलर कंडीशंस में, सेम कंटेनर में। लेकिन पैराफिन का जो टेम्परेचर था वो जल्दी क्यों राइज हो गया? बस सेम कारण कि जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो किसकी ज्यादा होगी, उसी की ज्यादा होती है जो ज्यादा टाइम लेता है गर्म होने के लिए। तो गर्म होने के लिए ज्यादा टाइम वाटर ले रहा था, और यहाँ पे वाटर का कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसीलिए हम पैराफिन के रिस्पेक्ट में देखेंगे। तो पैराफिन के रेफरेंस में पैराफिन की जो स्पेसिफिक हीट वेलोसिटी होगी, सॉरी हीट कैपेसिटी होगी, वो क्या कम होगी वाटर से, इसीलिए वो क्या हो रहा है, जल्दी हो रहा है। तो देखो ये आंसर सही था। अब हम देखते हैं कि 2 kg मास ऑफ कॉपर इज हीटेड। 2 kg, ठीक है, 2 kg मास था कॉपर का, उसको हीट किया। वो कितने के लिए, 40 सेकेंड के लिए हीट किया, और उसने 100 जूल पर सेकेंड, ठीक है, बाय हीटर दैट प्रोड्यूसेस 100 जूल पर सेकेंड। अब ये जूल पर सेकेंड क्या है, जूल पर सेकेंड क्या है? अगर तुम इसको थोड़ा सा देखोगे तो जूल होती है एनर्जी की यूनिट, और सेकंड होती है टाइम, और एनर्जी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वर्क डन। एनर्जी per unit time is called work done. So the specific heat capacity of copper is 400 joule per kg per Kelvin. और व्हाट इज द राइज इन टेम्परेचर? तो अब देखो टेम्परेचर में कितना राइज होगा, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें जो हम लोगों ने एक तुम्हें फॉर्मूला पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था कि, एक सेकेंड फ्रेंड्स, हाँ, तो मैंने वो फॉर्मूला तुम्हारे लिए ढूंढ लिया है, ठीक है। तो एक सेकंड मैं दिखाता हूँ। तो ये वाला फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, कौन सा वाला, ये वाला। अगर एनर्जी हीटर से ट्रांसफॉर्म हो रही हो तो ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था। मैंने बोला था कि जब तुम करोगे तो ये फॉर्मूला यूज करना, और अगर तुम ये फॉर्मूला यूज करोगे तो क्या होगा, तुम्हारी बात बन जाएगी। और ऐसे ही एक हम लोगों ने और फॉर्मूला पढ़ा था, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फॉलिंग ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्म टू हीट एनर्जी। देखो अभी जो क्वेश्चन आया वो इस बेसिस पे आया, लेकिन क्वेश्चन इस बेसिस पे भी आ सकता है, इतने बड़े पे, और क्वेश्चन इस बेसिस पे भी आ सकता है। तो ये फॉर्मूला हमको ध्यान में रखना है। अब देखो ये तीनों चीजें दी गई होंगी, ये दिया गया होगा, ये दिया गया होगा, और ये दिया गया होगा, और ये दिया गया होगा, और ये भी दिया गया होगा। इनमें से कोई एक चीज पूछ लेगा ना दे करके, ठीक है। तो यही मैं तुम्हें बताना चाहता था। तो मतलब कि इनमें से कोई चीज दिया गया होगा और बाकी सारी चीजें पूछ लिया होगा। तो चलो आगे देखते हैं कि उसमें दिया क्या था। 1 सेकेंड। इसीलिए मैंने उस बार तुमको बोला था कि तुम्हें क्या करना है, उसको इस फॉर्मूले को याद कर देना है, जो तुम्हारे न्यूमेरिकल्स को आसान बनाएगा। जैसे कि कितना हार्ड लग रहा है, और हम लोगों को लेकिन पता है कि जैसे यहाँ पे हीटर वर्ड आया, हीटर वर्ड, जैसे यहाँ पे हीटर शब्द का प्रयोग किया गया, वैसे ही हमारे माइंड में एक फॉर्मूले ने क्लिक किया, जो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो PT इज इक्वल्स टू, 1 सेकेंड, राइटिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, फिर से लिखते हैं हम लोग। PT इज इक्वल्स टू PT, और यहाँ पे ये बात याद रखना कि T क्या है, टाइम है,
टी क्या है? टाइम। पीटी इज इक्वल्स टू एम सी, या तो डेल, या फिर थीटा बोलो, या फिर डेल्टा थीटा बोलो, मतलब चेंज इन टेम्परेचर है यहाँ पे थीटा। और देखो हम लोगों को यहाँ पे पी पता है, ये जो 100 जूल पर सेकेंड दिया है ये क्या है? पावर ही तो है। 100, पी की वैल्यू रख दी 100, और टी की वैल्यू हम लोग को क्या रखना है? टी की वैल्यू यहाँ पे दी गई होगी, देखो 40 सेकेंड्स दी गई है, ये हो गई अपनी 40, ये क्या हो गई अपनी 40 सेकेंड्स दी गई है, इज इक्वल्स टू, और देखो मास भी दिया गया होगा 2 kg, ये देखो 2 kg दिखा है, देखो मास भी दिया है 2 इंटू, और देखो सी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी दी गई होगी, ये 400, देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी है। और देखो एक कोई चीज पूछा होगा, सिर्फ बचिए क्या? चेंज इन टेम्परेचर। देखो थीटा पूछा हम लोगों से, ये वाली वैल्यू हम लोगों से पूछी है, तो देखो आप थीटा की हम लोग यहां से जब वैल्यू निकालेंगे, थीटा की वैल्यू निकालो, तो देखो 100 इंटू 40 कितना होता है? 4000, और डिवाइड कर दो इससे, यहाँ पे कितना था? 2 इंटू 4 था, मास 2 था, और स्पेसिफिक कैपेसिटी 400 था, तो सॉरी 2 इंटू 400 होगा, 2 इंटू 400, तो देखो 4 से ये 0, 4 से ये यहाँ पे हो गया 10, 10, और क्योंकि नीचे 2 भी था तो 2 से कट किए हो जाएगा 5। ये सारे कैलकुलेशन, मेन तो हमको कॉन्सेप्ट बताना था, या जब मैंने बता दिया कि P इज इक्वल टू एम सी, चेंज इन टेम्परेचर होता है, तो वहीं पे ये क्वेश्चन खत्म हो गया था। बाकी ये कैलकुलेशन तो सबका रहता है, ठीक, तो 5 आ रहा है आंसर। और बाकी जो यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट की वजह से तो गंदा हुआ, उसको तुम्हें इग्नोर करना है, ठीक है। तो देखो ये चीज समझ आई। अब आंसर देखते हैं, देखो 5 के आंसर, तो कोई इसमें बड़ी बात थी नहीं। अब आती लेटेंट हीट, जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए वीडियो को एंड करते हैं, और आई होप कि जितना अभी तक हम लोगों ने पढ़ा वो तुम्हें समझ आया होगा।